ये कोई साधारण चर्चा का विषय नहीं है, न ही ये कुछ दिनों की सुर्खियों में रहने वाली कोई आम खबर है। ये सीधे तौर पर उस विशाल आबादी के दिल की धड़कन से जुड़ा मामला है जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और उत्पादन में लगा दिया। ये उन लाखों बुजुर्ग, महिलाओं और पुरुषों के अदृश्य परंतु दैनिक जंग है जिनके लिए हर महीने का आखिरी हफ्ता ये तय करने का संकट लेकर आता है कि इस बार दवा खरीदनी है या किराने का सामान, किराया देना है या फिर अपने पोते पोतियों के लिए कुछ ले जाना है। सवाल उन लगभग 70 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन धारकों का है जो अपने अधिकारों की लड़ाई में दशकों से जुटे हैं। और इसके साथ ही यह भी सवाल है कि क्या आने वाला फरवरी का महीना सचमुच उनके जीवन में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाला है जिसकी प्रतीक्षा उन्होंने वर्षों की निराशा और धैर्य के साथ की है। क्या सच में ऐसा कोई ऐतिहासिक फैसला लिया जा चुका है जिसके तहत हर बुजुर्ग के खाते में अब हर महीने 7,500 रुपए की बेसिक पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता भी जुड़कर आने लगेगा? या फिर ये सारी बातें केवल कुछ दिनों के लिए उम्मीद का दिया जलाकर फिर से अंधेरे में धकेल देने वाली उन अफवाहों में से एक है जिन्होंने पेंशनर्स को बार बार तिलमिलाया है? इस कहानी की शुरुआत अचानक नहीं हुई है। ये एक ज्वलंत इतिहास है जिसकी जड़ें दशकों पुरानी है। ये उन फाइलों की अनंत यात्रा की कहानी है जो एक टेबल से दूसरी टेबल, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय तक घूमती रही है। ये उस सिस्टम की मानसिकता की भी कहानी है जहां देरी को राजनीति का एक हथियार बना दिया जाता है, जहां आम आदमी की आवाज को फाइलों के ढेर में दबाने की कोशिश की जाती है। दिल्ली की चिलचिलाती धूप से लेकर संसद के ठंडे गलियारों तक बीते कई महीनों से एक ही स्वर गूंज रहा है। ये स्वर है ईपीएस पेंशन में आमूल चूल सुधार का, न्यूनतम पेंशन में एक ठोस और सम्मानजनक वृद्धि का और महंगाई भत्ते की उस व्यवस्था को लागू करने का जो देश के हर दूसरे पेंशन भोगी को मिलता है। इस आवाज को एकजुट करने और इसे एक निर्णायक मोड़ देने में कमांडर अशोक रावत का नाम सबसे आगे आकर खड़ा हुआ है। उन्होंने इस संघर्ष को सिर्फ एक मांग तक सीमित नहीं रखा है बल्कि इसे अधिकारों की एक सशक्त लड़ाई का रूप दे दिया है। उनका दो टूक संदेश है कि अब समय विनम्र प्रार्थनाओं का नहीं बल्कि सीधे संघर्ष का है। उनका स्पष्ट कहना है कि या तो हमें हमारी पूरी पेंशन दी जाए या फिर सरकार को हमसे आमने सामने होने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो इस संघर्ष से जुड़े हैं या फिर आप उस विशाल परिवार का हिस्सा हैं जहां एक बुजुर्ग की पेंशन ही पूरे घर की आर्थिक रीढ़ है, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार बड़े से बड़े फैसले बिना किसी सूचना के अचानक आ जाते हैं और ऐसे में सही जानकारी का समय पर मिल जाना ही आपको भ्रम से बचा सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न सके। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर 7,500 का यह आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। पेंशनर्स का तर्क बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। आज के दौर में महंगाई ने जो रफ्तार पकड़ रखी है उसे देखते हुए ईपीएस के तहत मिलने वाली मौजूदा पेंशन एक मजाक से ज्यादा नहीं लगती। हजारों नहीं
लाखों ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्हें आज भी महीने में मात्र 1,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की राशि मिल पाती है। ये राशि किसी भी बुजुर्ग के लिए सम्मान पूर्वक जीवन जीने की बात तो दूर, कई बार उनकी बुनियादी जरूरतों जैसे कि 2 वक्त की रोटी और आवश्यक दवाइयों को पूरा करने में भी नाकाफी साबित होती है। ये ईंटें यही वो बुनियादी कारण है कि उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि न्यूनतम बेसिक पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए और इसके अलावा उन्हें अलग से महंगाई भत्ता भी प्रदान किया जाए। उनका गणित ये है कि यदि मौजूदा समय में लागू महंगाई भत्ते की दर को इस बेसिक पेंशन में जोड़ दिया जाए तो उनकी कुल मासिक आय लगभग 9 से 11,000 रुपये के आसपास पहुंच सकती है, जो आज के समय में कम से कम जीवन यापन के लिए एक न्यूनतम आधार रेखा बन सकती है। पेंशनर्स यह भी दोहराते नहीं थकते कि ये सिर्फ एक संख्या या आंकड़ा नहीं है, ये उनके आत्मसम्मान और उनकी गरिमा का प्रतीक है। ये उस अमूल्य योगदान की कीमत है जो उन्होंने अपने जीवन के सबसे सक्षम और ऊर्जावान वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक उत्पादन को देकर चुकाया है। उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया और अब जब उम्र के इस नाजुक पड़ाव पर उन्हें सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता है तो उन्हें कोई आधा अधूरा आश्वासन नहीं बल्कि पूरा न्याय चाहिए। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और कुछ वेबसाइटों पर एक खबर आग की तरफ फैल गई है। दावा किया जा रहा है कि फरवरी माह से ही 7,500 रुपये की पेंशन लागू हो जाएगी और यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इस संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं। इस खबर ने निस्संदेह लाखों पेंशनर्स और उनके परिवारों के मन में एक नई उम्मीद का संचार किया है। मानो अंधेरी रात के बाद सुबह की पहली किरण दिखाई देने लगी हो, लेकिन यहां पर सतर्क रहना उतना ही आवश्यक है जितना कि उम्मीद लगाए रखना। अब तक किसी भी सरकारी गजेट में, किसी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में या किसी विधिवत अधिसूचना में इस तरह के किसी फैसले की पुष्टि नहीं हुई है। ये वही पेचीदा मोड़ है जहां पूरा मामला एक अधर में लटका हुआ प्रतीत होता है। उत्पात उम्मीदों का आसमान तो बहुत ऊंचा है, परंतु आधिकारिक मुहर लगने का इंतजार अभी बाकी है। यदि आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा हो आप तक सबसे पहले और बिना किसी लाख लपेट के साफ भाषा में वो खबर पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि सही खबर सूचनाओं के शोर में दबकर रह जाती है और सच्चाई देर से मिलती है। सब्सक्राइब रहना इसलिए भी फायदेमंद रहेगा क्योंकि ये आपको अफवाहों से बचाएगा। हालांकि सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चल रही अंदरूनी हलचल को पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ऐसी चर्चा है कि इस मुद्दे पर श्रम और रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच कई महत्वपूर्ण दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि ये मसला सिर्फ पेंशनर्स की मांग का नहीं है, बल्कि इसके पीछे ईपीएस फंड की वित्तीय सेहत और उसकी दीर्घकालिक स्थिरता का भी सवाल जुड़ा हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुद्दे पर सीधा संज्ञान लेते हुए अपने स्तर से एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उस रिपोर्ट में
फंड की मौजूदा स्थिति, भविष्य में पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन और पेंशनर्स की सटीक संख्या का ब्यौरा मांगा गया है। इस तरह के संकेत अक्सर यही दर्शाते हैं कि मामला सिर्फ चर्चा की सीमा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब वह फैसले की तैयारी के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी ये याद रखना अनिवार्य है कि जब तक कोई घोषणा लिखित रूप में आधिकारिक पत्र पर हस्ताक्षरित होकर सार्वजनिक नहीं हो जाती, तब तक इसे अंतिम सत्य मान लेना भारी जोखिम मोल लेना होगा। अब सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही उठता है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ आगामी चुनावों के राजनीतिक गणित का एक हिस्सा है या फिर वाकई उन 70 लाख बुजुर्गों के जीवन में सुधार लाने वाला कोई ऐतिहासिक और युगांतरकारी कदम है। ये किसी से छिपा नहीं है कि राजनीति में फैसले अक्सर समय और परिस्थितियों को देखते हुए लिए जाते हैं, लेकिन पेंशनर्स के लिए ये पूरा विवाद राजनीति से कहीं ऊपर उठकर एक नैतिक और मानवीय मुद्दा बन जाता है। उनके लिए ये सीधे तौर पर उनके पेट, उनके इलाज और उनकी गरिमा से जुड़ा हुआ सवाल है। और इसी संदर्भ में कमांडर अशोक रावत का कठोर और सख्त रुख और भी अधिक मायने रखता है। उन्होंने सरकार को एक स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि फरवरी का महीना उनके धैर्य की आखिरी परीक्षा है। उनका यह स्पष्ट कहना है कि यदि फरवरी के आखिरी दिनों तक पेंशनर्स के खाते में 7,500 रुपये नहीं पहुंचते, तो फिर देश एक ऐसे भव्य और व्यापक आंदोलन का गवाह बनेगा जिसकी गूंज हर राज्य की राजधानी, हर जिले के मुख्यालय, हर शहर की गलियों और हर गांव के चौपाल तक सुनाई देगी। उनकी ये चेतावनी केवल शब्दों का खेल नहीं है, वे पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि इस बार दिल्ली का घेराव इतना विशाल और अभूतपूर्व होगा कि उसकी तुलना आजादी के बाद हुए किसी भी बड़े जन आंदोलन से की जा सकेगी। उनका सीधा और स्पष्ट संदेश है कि हमें हमारा अधिकार दो, वरना सत्ता को एक बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भाषा निश्चित रूप से कठोर है, लेकिन इसके पीछे दशकों की लगातार उपेक्षा और बार बार टूटती हुई उम्मीदों का वह गहरा दर्द है जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उसे जिया है। कमांडर रावत और उनके साथी ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये पेंशनर्स किसी से भीख मांग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वे तो केवल उसी कोष से अपना वाजिब हिस्सा मांग रहे हैं जिसे उन्होंने स्वयं अपनी कड़ी मेहनत की कमाई से बनाया और समृद्ध किया है। उनका आरोप है कि नौकरशाही का एक तबका वर्षों से इस फाइल को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, एक समिति से दूसरी समिति में घुमाकर टालने का एक निरंतर खेल खेलता आ रहा है। कभी कहा जाता है कि फाइल वित्त मंत्रालय में अटकी हुई है, तो कभी कोई तकनीकी रिपोर्ट आने का इंतजार बताया जाता है, कभी आंकड़ों के अपूर्ण होने का बहाना बनाया जाता है, तो कभी नए सिरे से सर्वेक्षण की आवश्यकता बता दी जाती है। लेकिन अब उनका धैर्य जवाब दे चुका है और अब वे कोई भी बहाना सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बहानों का दौर अब समाप्त हो चुका है। यहां पर एक और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत की चर्चा करना भी आवश्यक है। ऐसा कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के एक विशेष विभाग ने पेंशनर्स का एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार करने का काम
तेजी से शुरू कर दिया है। इस कार्य का उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि सभी पेंशनर्स के बैंक खातों, उनके आधार विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को अद्यतन किया जाए, ताकि यदि कभी भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी बाधा या रुकावट न आए। कई वरिष्ठ पत्रकार और जानकार इसे एक बहुत बड़े और सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे पेंशनर्स के खाते में राशि भेजने की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में जुटी हुई है। यदि ये सच है और ये वास्तव में सरकार द्वारा की जा रही तैयारी है, तो फरवरी वास्तव में एक बड़े ऐतिहासिक ऐलान का महीना बन सकता है। मगर फिर से वही सावधानी दोहरानी पड़ेगी कि तैयारी का मतलब अंतिम फैसला नहीं होता, और अंतिम फैसले का मतलब सार्वजनिक घोषणा तब तक नहीं जब तक वो आधिकारिक तौर पर न कही जाए। यदि आप चाहते हैं कि अफवाहों और सच्चाई के इस घालमेल में आप सही रास्ता न भटके और आपको बिना किसी पूर्वाग्रह के सीधी बात समझ में आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबा लें, क्योंकि फरवरी के दिनों में हर दिन कोई न कोई बड़ी खबर बदल सकती है और आपके लिए कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट छूट जाना बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। अब इस पूरी मांग के सामने सबसे बड़ी वित्तीय चुनौती खड़ी होती है। क्या ईपीएस कोष इतने बड़े वित्तीय बोझ को वहन करने में सक्षम है? जब लाखों पेंशनर्स को हर महीने 7,500 रुपये बेसिक पेंशन